students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the last part from cash flow statement chapter, that is adjustment related to cash flow. So students, I have explained you the format of cash flow statement in different parts. First was the cash flow from operating activities, then cash flow from investing activities, and then cash flow from financing activities, and also the together treatment of all the balances which we have received from operating, investing and financing activity, and how we will get cash and cash equivalent and cash and bank balance at the end. So that part I have discussed. But while preparing the cash flow statement, you need to follow certain adjustments, certain conditions which are there in the numerical. As you have the numerical in the form of balance sheet, आपको क्या दिया होता है, वहाँ बैलेंस शीट दी होती है. बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स आर गिवन. उसके बाद आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहती है समटाइम. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज एडजस्टमेंट्स. अब उन एडजस्टमेंट्स को हम कैश फ्लो के अंदर कैसे डील करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल टुडे. ओके, लेकिन इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो अगर नहीं भी मेंशन है, देन ऑल्सो यू नीड टू सॉल्व देम और नीड टू क्लियर देम, and we call them the implied adjustment. That means automatically you have to follow them whether mentioned in the question or not. Okay, so without wasting time, let's start. Adjustment related to cash flow, that is first adjustment I have taken here is provision for tax. Although आपकी जो सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती है, उसको मैंने एंड में भी लिया है अगेन टू रिवाइज इट, क्योंकि मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट जस्ट टू रिवाइज हियर. ओके, लेकिन हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स. अब इसमें जब आप ये एडजस्टमेंट से डील करें, इसको आपको कहाँ पे शो करना है, यू हैव टू शो देम इन द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले आप बनाएंगे. दैट मीन्स कैश फ्लो बिगिन करने से पहले आप सारे एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट बना देंगे. आफ्टर दैट आप कैश फ्लो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं. पहले आप कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर ले 2 पेज में, एंड आफ्टर दैट यू डू ऑल द वर्किंग नोट. ओके, एंड क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द बैलेंसेस आपको वर्किंग नोट से लेने पड़ते हैं इन द बिगनिंग ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रोविजन फॉर टैक्स आपको सबको मालूम है. अभी अगर आप कैश फ्लो के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो दिया रहता है उसी के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी मेंशन होता है. वो आपके 2 फिगर्स रहते हैं वहां पे, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का. अगर तो वो सिंपल 2 फिगर्स आर गिवन इन द बैलेंस शीट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर प्रोविजन विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रीवियस ईयर प्रोविजन विल बी डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट. ठीक है, लेकिन अगर आपके एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एक कंसेप्ट और दिया हुआ है, दैट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, या आपका दिया हुआ है प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर. इन 2 कंडीशंस में अगर इन दोनों में से आपके पास एक अमाउंट और दिया हुआ है, दैट मीन्स अब आपके पास 3 आइटम्स हो गए या 3 अमाउंट्स हो गए. अब उनको कैसे डील करना है, फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ओके, वो तभी बनाना है जब 3 होंगे. अगर तो आपके 2 फिगर्स है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, देन नो नीड टू मेक इट. ठीक है, अब इसको आप बनाएंगे कैसे, एज इट इज अ प्रोविजन. सो ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन क्रेडिट एज इट इज अ लायबिलिटी. यू नो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस आपका कहाँ आएगा, इन द क्रेडिट. क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा डेबिट. ओके, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इन द डेबिट. ओके, टू बैंक करके आएगा, बिकॉज हमेशा जब भी हम पेमेंट करते हैं टू बैंक की आता है, टू बैंक. एंड अगर प्रोविजन क्रिएटेड दिया हुआ है तो वो क्रेडिट में आएगा. ठीक है, जितना नया प्रोविजन क्रिएट होगा वो क्रेडिट पे आएगा. अब इन दोनों में से आपके पास एक फिगर रहेगा और एक आपको निकालना पड़ेगा. क्लियर हो गया. अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो आप टैक्स पेड लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके इसको माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे. तो आपके पास क्या बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, और अगर आपको प्रोविजन क्रिएटेड दिया है तो आप टैक्स पेड निकाल लेंगे. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोविजन क्रिएटेड विल बी एडेड इन द बिगनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी वहां पर आप इसको एड अप करेंगे. ठीक है, एंड टैक्स पेड को आप कहां डिडक्ट करेंगे, इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट. इज इट क्लियर. सो ये आपका कंसेप्ट यहां पर आ गया.
अब आता है हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अब डेप्रिसिएशन अगर तो डायरेक्टली दी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लेंगे उसको, लेकिन आपको एसेट अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा जब भी आपको डेप्रिसिएशन है आपके पास, ठीक है। अब एसेट अकाउंट आप बनाते हैं अगर आप विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें ये वाला हेड है ही नहीं, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपको सबको याद होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर जो आपने 11th में किया था, उसमें हम एसेट अकाउंट बनाते थे। तो ऑल ट्रीटमेंट्स आर डन इन एसेट इफ दिस अकाउंट इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर ये वाला है तो एसेट में आपका कौन सा आएगा, सिर्फ सेल और परचेज आएगी, लॉस और प्रॉफिट आएगा, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आएंगे। तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन विल नॉट बी देयर। वहां पर आप कौन सी वाली डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड आउट। जो एसेट आपकी सोल्ड आउट हो गई उसकी एक्यूमुलेटेड आपकी वहां शो होगी, बाकी और कोई डेप्रिसिएशन नहीं शो होगी। क्लियर। अब आप देखेंगे एसेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। हर एसेट का डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है। पहले बैलेंस आ गए, इसके बाद आप क्या लेंगे, अगर आपको सेल दी हुई है तो आप पहले सेल शो करेंगे। सेल इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, परचेज इज शोन ऑन डेबिट साइड, लॉस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट इज शोन ऑन डेबिट साइड। इसको आपको ऐसे दिखाना है। अब इसमें से जो जो फिगर आपके पास है वो आप लिख देंगे, अदरवाइज दूसरा वाला आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तब आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोविजन होता है, सो इसको हम कहा लेंगे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, एंड फिक्स्ड एसेट में जितना ट्रांसफर हो रहा है सेल वाला वो डेबिट में आ जाएगा, और जो आपका डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दैट विल कम इन द क्रेडिट एज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ये अकाउंट कब बनाना है, जब ये दिया होगा है आपके पास दोनों बैलेंसेस होंगे, और अगर खाली इसके बैलेंसेस है तब आप ऐसे बनाएंगे, ओके। तब वहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वी कैन से कैलकुलेशन ऑफ परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये भी इसी की तरह है बिल्कुल, यानी चाहे आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, चाहे आपको सेल निकालनी है, चाहे आपको परचेज निकालनी है, या लॉस या प्रॉफिट निकालना है, ऑल कंडीशंस के अंदर आपके यही अकाउंट्स बनेंगे, यानी एसेट अकाउंट ही बनेगा। और अगर एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है तो एक्यूमुलेटेड भी बनेगा, यानी अगर एक्यूमुलेटेड नहीं है सिर्फ एसेट अकाउंट, और अगर एक्यूमुलेटेड भी है तो दोनों अकाउंट बन जाएंगे, एसेट भी और वो भी, ठीक है। तो आपके उसके अंदर जो फिगर आपका मिसिंग होगा, यानी आपको याद हो गया ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओके। सेल विल कम ऑन क्रेडिट साइड बाय बैंक करके, ठीक है, और परचेज विल कम ऑन डेबिट साइड टू बैंक करके, एंड अगर आपकी प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ओके। और अगर लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में चला जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। और डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर नहीं दिया होगा तो, दिया होगा तो आप लगा देंगे। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है तब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सोल्ड आउट एसेट की कहां ट्रांसफर करेंगे, इन द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट, ओके। क्लियर है। और अगर इसमें से सेल नहीं है तो आपका बैलेंसिंग फिगर सेल आ जाएगा, और अगर परचेज नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर परचेज आ जाएगा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। अब हम आते हैं सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही है, ये भी फिक्स्ड एसेट है, इसका अकाउंट भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, यानी डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस, ओके। एंड क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ आपको सेल और परचेज दिखानी है। सेल विल बी शोन ऑन क्रेडिट बाय बैंक, परचेज विल बी शोन ऑन डेबिट टू बैंक, यानी जो फिगर मिसिंग है आप वो वाले को बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे, कि अगर आपको सेल दी हुई है तो आप क्रेडिट साइड को एड अप करके डेबिट का लेस करके बैलेंसिंग फिगर परचेज निकालेंगे, और अगर परचेज दी हुई है तो परचेज ऐड करके इन द ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग वाला लेस करके आप सेल निकालेंगे, ओके। और लॉस या प्रॉफिट वो भी आपको मेंशन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, लाइक 25% प्रॉफिट इज रिटन, तो वो भी आपका साथ में लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है आपके, डिवेंचर्स, बैंक लोन, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी जो जो चीजें रहती हैं वही आपके क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ओके, सो जो परसेंटेज आपको दी होगी, लाइक डिवेंचर्स के साथ भी एक परसेंटेज रहती है, 6% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो वही परसेंटेज आपकी डिवेंचर्स के लिए इंटरेस्ट का रेट है। ओके, एंड सेम वे बैंक लोन के साथ, बैंक लोन के साथ भी जो परसेंटेज मेंशन होगी दैट इज द इंटरेस्ट रेट। अब इसके लिए आप निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ डिवेंचर और बैंक लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मंथ्स इसलिए लेते हैं हम, अगर हमारे डिवेंचर्स मिड ऑफ द ईयर में रिडीम हो रहे हैं या बिगनिंग में रिडीम हो रहे हैं या एंड में रिडीम हो रहे हैं। रिडीम का मतलब रीपेमेंट, अगर हम उनको रीपे कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वी विल नॉट पे द इंटरेस्ट इफ दे आर रिडीम्ड इन बिगनिंग। अगर वो बिगनिंग में रिडीम होंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा ऑन द रिडीम्ड डिवेंचर्स, बाकी के डिवेंचर्स पे किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल लाइक अगर आपके ओपनिंग बैलेंस में डिवेंचर्स जो है वो 5 लाख के हैं और क्लोजिंग में 3 लाख के हैं, तो 2 लाख के आपने रीपे कर दिए ड्यूरिंग द ईयर। अब वो डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है, इट इज बिगनिंग, इन द बिगनिंग ओनली रिडीम, तो आप सिर्फ 3 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन अगर वो एंड में रिडीम हो रहे हैं तो पूरे 5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर है? सेम इज विद द बैंक लोन, सेम इज विद द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आपके क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इनके साथ भी जो रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकालेंगे और ये देखेंगे कि वो कब रिडीम हुए, कब रीपे हुए या कब नया लोन लिया हमने। अगर हमने नया लोन बिगनिंग में ले लिया तो उसके ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर हमने एंड में लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी दूसरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, सो ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, उसके अंदर वेदर मेंशन इन द क्वेश्चन और नॉट आपको ये निकालना है अगर परसेंटेज दी हुई है। अगर नो परसेंटेज इज मेंशन, इन दैट कंडीशन नो इंटरेस्ट। ओके, सो ये आपको कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेना ही लेना है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। और दूसरा, जो आपके डिवेंचर्स या रिडेम्पशन में अगर आपको कोई भी डेट नहीं दी है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं इन द बिगनिंग और एट द एंड। ठीक है, तब आप बिगनिंग वाला करेंगे तो उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, और एंड एज्यूम करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट हेड आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, अगर आपके देखेंगे आप, प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये हमेशा आपको बैलेंस शीट के बाहर ही दिए होंगे दोनों। ठीक है, अगर दोनों बाहर दिए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर वाले को ट्रीट करेंगे, करंट ईयर वाले को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला ही बिगनिंग में ऐड हो जाएगा इन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और एंड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस हो जाएगा एज डिविडेंड पेड। ओके, करंट ईयर वाले को आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। सेम वे अगर उसकी जगह फाइनल डिविडेंड आपको दिया हुआ है, डिविडेंड पेबल दिया हुआ है या इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। इंटरिम मतलब जो मिड ऑफ द ईयर में आप कोई भी डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड पेबल ऑफ लास्ट ईयर, उसी को आप लेंगे। फाइनल मतलब जो हमने एक्चुअल में पे कर दिया है, तो वो आपका बिगनिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा और एंड में फाइनेंसिंग में डिडक्ट होगा। जनरली इन चारों में से एक ही फिगर रहता है आपके पास, आप उसी को लेते हैं। और समटाइम proposed dividend of the previous year and interim dividend paid during the year, ये दोनों भी आप ले सकते हैं अगर ये दोनों दिए होंगे तो क्वेश्चन में। ठीक है, सो होप ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल्दो इट इज द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमेशा इसी का बनता है, और इसके लिए आपको क्या, जस्ट एक रिवाइज अप कर लेते हैं। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो कहां से आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, और वो कहा दिया होता है, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर। उसका नोट्स टू अकाउंट्स नीचे बना होगा, उसके अंदर दिया रहेगा। अगर करंट ईयर का ज्यादा है तो इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, और अगर प्रीवियस ईयर का ज्यादा है तो इट इज अ नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव को आप ब्रैकेट में शो करेंगे और जो पॉजिटिव है उसको बिना ब्रैकेट के। ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व वाला हेड भी कहा रहता है, इन रिजर्व एंड सरप्लस ओनली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। इफ इट इज इंक्रीजिंग तो आप ऐड कर देंगे, इफ इट इज डिक्रीजिंग तो आप लेस कर देंगे। फिर हमारा है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, दैट यू हैव टू ऐड। अगर वो नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, वो वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन डिविडेंड पेड, डिविडेंड से रिलेटेड आपका प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर,
इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेबल ऑफ लास्ट ईयर, इन तीनों में से जो भी फिगर आपको रहेगा वो आप एड अप कर लेंगे। लेस रिफंड ऑफ टैक्स करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो एनपीबीटी इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे सारी आप ये वर्किंग नोट में पहले ही कर लेंगे, बिकॉज ये सारी आपको बिगनिंग में शो करनी होती है इन द एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन भी वहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी वहीं आता है, डिविडेंड भी वहीं आता है एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। सेल और परचेज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस है वो भी आपका वहीं आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होप मैंने सारी एडजस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड होप this video is going to benefit you a lot and hope you like the video and share it with your friends and see you in my next video. Okay students, bye bye.